हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग देखेंगे डेली डोज इंडियन इकोनॉमी और इसमें पार्ट 9। देखिए, हमने जो हमारा ईपीएफओ का इकोनॉमिक रिवीजन सीरीज़ चल रहा है उसमें अभी तक हमने बहुत मेजर सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है। मेजर सिलेबस इन द सेंस की मेजर टॉपिक्स, जैसे आपके बैंकिंग का लास्ट लेक्चर आया था, उससे पहले हमने आपका मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में किया। उससे पहले हमने जो है अकाउंटिंग, जीडीपी, ठीक है, वो सब भी देखा। फिर हमने बजट भी देखा। तो ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ईपीएफओ के लिए, और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा। तो हमारे जो आज का जो डेली डोज है इकोनॉमी में, इसमें भी हमने वही क्वेश्चंस लिया है जिसका अभी तक हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी हमारे इस वीक हमारे आने वाला लेक्चर है वो है आपका जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर होगा, आपका बॉन्ड, डिबेंचर्स, शेयर्स, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का होगा लेक्चर। वो आप देखिएगा तो उससे जो है आपका बॉन्ड्स, शेयर्स और डिबेंचर्स या फिर जो भी और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके रिलेटेड आपका जितना भी कंसेप्ट है उसको क्लियर किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमने कवर किया है उसको आप रिवाइज़ करिए, और आज जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल उसी सिलेबस से आपसे रिलेटेड रहेगा। तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, disseminating information relating to suspect financial transactions in the context of FATF। ठीक है, FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आपको FATF के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है, और EPFO में भी इससे रिलेटेड अगर कोई इंटरनेशनल बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो FATF पर आ सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन कंटेक्स्ट ऑफ FATF। ठीक है, इंडिया में जो नोडल एजेंसी है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला आपका है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है आपका SFIO जिसको हम लोग बोलते हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तीसरा है आपका NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ऑप्शन 4 है आपका नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो बताइए कि इसमें से कौन सा नोडल एजेंसी है जो कि आपके FATF को रिपोर्ट करता है इंडिया की तरफ से। तो इसका सही ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन है। हमारा जो एपिक्स बॉडी है, जो नोडल एजेंसी है, वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसको बोलते हैं। इट वाज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2004 एज द सेंट्रल नेशनल, देखिए, सेंट्रल national agency responsible for receiving, processing, analyzing and disseminating information relating to suspect financial transactions। देखिए, FATF का काम क्या है। FATF को हम लोग एक तरह से वॉच डॉग भी बोलते हैं, फाइनेंशियल वॉच डॉग होता है। जैसे कि आपका बहुत सारे कंट्रीज़ जो होते हैं वो टैक्स हेवन बन जाते हैं, या फिर वो इलीगली जो है मनी ट्रांसफ़र करने में और या मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, फाइनली वो पैसा का यूज़ क्या होता है, आपके टेररिस्ट इलीगल एक्टिविटीज़ में होता है। ठीक है, अब ये जो इलीगल पैसा होता है इसका यूज़ किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, या तो आप मिलिटेंसी के लिए होता है, जैसे पाकिस्तान जो है वो इसके लिए फेमस है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और फिर वो मनी जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या इन सब चीज़ के लिए यूज़ करता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि पाकिस्तान को जो है FATF ने जो है ग्रे लिस्ट में डाला था। तो इस तरह का न्यूज़ जो है वो जब आपका जो न्यूज़ में रहते हैं इस तरह के बॉडी, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, खास करके FATF जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं। FIU इंडिया जो है इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल। ये भी देखिए आप EIC है, और इसको हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो किसके अंदर आता है, तो वो आता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो उसको रिपोर्ट करता है, और जो कि आपका हेडेड होता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा सा बहुत यहाँ पे FATF के बारे में भी आप देख लिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इंटर गवर्नमेंटल मीन्स कि आपके जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, उनका फॉर्मल ये एक तरह से बॉडी है जिसमें सारे गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है डायरेक्टली। ठीक है, और इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1989 में अंडर द G7 समिट इन पेरिस। G7 का जो समिट होता है, आप जो है कमेंट में ये भी बताइए कि G7 कंट्रीज़ जो है वो कौन कौन है। ये सब इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, कि G7 में कितने कंट्रीज़ आते हैं और कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए FATF का है, सेट स्टैंडर्ड एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग।
ठीक है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखिए क्या है, इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो OECD हेडक्वार्टर्स में। OECD आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसमें मेंबर कंट्रीज़ अभी करेंटली हैं 37 मेंबर्स हैं और इंडिया भी जो है वो इसका मेंबर है। अब इसमें 2 लिस्ट होते हैं, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। इसके बारे में जो है आप पढ़ लें, यहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट टैक्सेस दैट वुड बी सबस्यूम्ड अंडर द GST। ठीक है, पहला है आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स, दूसरा है लग्जरी टैक्स, उसके बाद है आपका थर्ड एंट्री टैक्स और फोर्थ है आपका एंटरटेनमेंट एंड अम्यूज़मेंट टैक्स, 5 है टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स और 6 है टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। ठीक है, तो बताइए सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से सबस्यूम हो जा रहे हैं GST के अंदर। ये सारे जो हैं ये स्टेट टैक्सेस हैं। ठीक है, तो पहला है आपका ऑल एक्सेप्ट 3, ऑल एक्सेप्ट 4, ऑल एक्सेप्ट 1 और ऑल द अबव। बताइए, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें सारे टैक्सेस जो हैं उनको सबस्यूम कर दिया गया है GST के अंदर। देखिए ये वाला चैप्टर अभी हमने जस्ट किया है, हमारा EPFO इकोनॉमिक सीरीज़ जो चल रहा है, आप प्लीज़ उसको जाके देखें। उसमें हमने जो टैक्सेस वाला जो हमारा जो सीरीज़ है, जो हमारा लेक्चर है, उसमें हमने सब कवर किया है। स्टेट टैक्सेस क्या होते हैं, सेंट्रल टैक्सेस क्या होते हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके सबस्यूम हो गए हैं, स्टेट टैक्सेस कौन से सबस्यूम हो गए हैं, सेंट्रल टैक्सेस कौन से सबस्यूम हो गए। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें। इस क्वेश्चन को देने का यहाँ पर इसलिए मतलब था कि आपका जो है रिवीजन हो जाए। पहला आप देखिए इसमें क्या है, स्टेट वैट है। ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, एंट्री टैक्स है, एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट टैक्स है। देखिए इसमें एक बस है कि एक्सेप्ट अगर कोई लोकल बॉडी उसको लीवी करती है तो उस तरह के टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया गया है GST में। उसके बाद टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट है, परचेज टैक्स है, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग एंड स्टेट सरचार्ज। अगर स्टेट कोई सरचार्ज और सेस लगाती है जो कि रिलेटेड है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, तो उसको भी GST के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा बताइए, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि सेंट्रल टैक्सेस कौन कौन सा GST में सबस्यूम हुआ है। सबसे बड़ा आपका बताइए कौन सा है सेंट्रल टैक्स जो सबस्यूम हो गया आपका, बताइए कौन सा है। सर्विस टैक्स है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज कौन सा, जिसको हम लोग सैनवैट भी कहते थे, उसको जो है इसमें सबस्यूम कर दिया गया है। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो वाला लेक्चर जो है आप हमारा खास करके टैक्सेशन वाला लेक्चर उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स GAAR जिसको हम लोग बोलते हैं, हैव बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 इन इंडिया। व्हाट आर द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने हमारा टैक्सेशन वाला लेक्चर देखा है। वहाँ पर हमने GAAR को बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है, पहले हम लोग इसका आंसर देखते हैं, फिर हम लोग इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका GAAR इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एम्ड एट रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। दूसरा है आपका GAAR इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एम्ड एट कर्बिंग एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग। GAAR इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एम्ड एट रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज। GAAR is a set of rules aimed at curbing money laundering by Indians to foreign countries। ठीक है, तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसका। सही ऑप्शन है ऑप्शन B, GAAR is a set of rules aimed at curbing aggressive tax planning। देखिए यहाँ पर है, ये डायरेक्ट टैक्स कोड में जो है ये प्रपोज किया गया था। ठीक है, और इट इज़ एन अरेंजमेंट और ट्रांजैक्शन मेड स्पेसिफिकली टू अवॉइड टैक्सेस। जो भी ऐसे मतलब कोशिश होता है लोगों का, टारगेट करते हैं जिससे वो टैक्स को अवॉइड कर सकें, उसी के अगेंस्ट जो है ये रूल्स बनाया गया था कि ये रूल्स के अंदर अगर जब आपका रूल्स ये फॉलो होगा तो कुछ कुछ ऐसा चीज़ जो है जो लोग जनरली टैक्स अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और GAAR इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एम्ड एट कर्बिंग एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग। अब यहाँ पर हमने देखिए हमारा जो वो चैप्टर था टैक्सेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टैक्स प्लानिंग। ठीक है, टैक्स प्लानिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद क्या हमने पढ़ा था, जल्दी से बताइए, टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका टैक्स इवेजन। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है और टैक्स इवेजन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए GAAR जो है ये रूल्स है एम्ड एट कर्बिंग एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग। एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग क्या हुआ, जैसे आप टैक्स प्लानिंग तो हम लोग सब लोग करते हैं कि अपना टैक्स जो है वो कम से कम कर सकें। ठीक है, लीगल वेज से। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे मेथड्स को यूज़ करने लगे
या फिर आपका टोटल सोल एम ये है कि आपको अपना टैक्स कम करना है, चाहे आपको उसके लिए थोड़ा बहुत लीगल लूप होल्स को ही यूज़ कर रहे हैं, आप इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, लीगल लूप होल्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप जो कहें उससे टैक्स अवॉइड कर दे रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, गवर्नमेंट को भी नुकसान होने लगता है। तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए ही GAR लाई है कि आप एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाएँ। ठीक है, आप लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग करें, ठीक है, जितना आपको दिया हुआ है, आपके लॉ में दिया हुआ है उतना ही करें। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह का मेजर्स लेते हैं जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ टैक्स सेविंग पे चला जाता है, तो फिर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है, और वही है GAR। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है GAR को लेके थोड़ा सा इसलिए भी सचेत रहती हैं, क्योंकि जब आपका GAR इम्प्लीमेंट हो रहा था तो उस समय क्या होता है, जैसे जैसे इन्वेस्टर्स लोग जब इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से ले जाए, ठीक है, और मिनिमम टैक्स पे करें। तो वंस जैसे आपका GAR जब इम्प्लीमेंट होने लगा तो उस समय इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट भी थोड़ा गड़बड़ होने लगा, क्योंकि उनको लगा कि अब उनका जो है प्रॉफिट घटने लगेगा। तो इसी कारण GAR का एक ये ड्रॉबैक हो सकता है कि जैसे ही अगर इम्प्लीमेंट होता है, ये बहुत ही अगर इसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से अपना पैसा निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, तो इसके बारे में हमने लेक्चर में देखा है, आप GAR को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप एक बार लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसके लिए है। और अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन रहता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि देखिए बाकी जो आपके ऑप्शंस है वो बिल्कुल ही बेकार हैं, वो मतलब एकदम इररेलेवेंट है। अगर आपको पता होता है कि ये टैक्स से रिलेटेड है तो आप इजीली इसको बना सकते थे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स ज़ीरो बेस बजटिंग, ये भी हमने पढ़ लिया है। अगर आप हमारे लेक्चर देखे होंगे बजट वाला तो उसमें हमने ये क्वेश्चन को डील किया है, इस कंसेप्ट को डील किया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज़ अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड एंड अप्रूव्ड फॉर ईच न्यू पीरियड। ठीक है, दूसरा क्या है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड मेथड वेयर नो बजट्स आर प्रिपेयर्ड और एलोकेटेड फॉर स्पेसिफिक मॉड्यूल्स। उसके बाद आपका तीसरा है, इट इज़ एन इंटरिम बजटिंग टेक्निक वेयर ऑल द नॉन एलोकेटेड बजट इज़ यूज्ड फॉर अदर मॉड्यूल्स एट द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और आपका ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो बताइए सही ऑप्शन क्या है आपका जीरो बजटिंग को लेके? सही ऑप्शन है आपका, इट इज़ अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड एंड अप्रूव्ड फॉर ईच न्यू पीरियड। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन। जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड एंड अप्रूव्ड फॉर ईच न्यू पीरियड। ठीक है, ईच न्यू पीरियड मीन्स हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। डेवलप्ड बाय पीटर पायरा इन 1970, जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो बेस एट द बिगनिंग ऑफ एवरी बजट, एनालाइजिंग नीड्स एंड कॉस्ट ऑफ एवरी फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एलोकेटिंग फंड्स अकॉर्डिंगली। ये तो हो गया, चलिए आपका स्टेटमेंट, ये आप पढ़ सकते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर, अगर आप लेक्चर नहीं देखें तो यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचिए 2019-20 का आपका जो बजट पेश हो रहा है उसमें एक स्कीम आया। ठीक है, कोई एक ए स्कीम आया, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई एक स्कीम लॉन्च किया जिसका ए है, और इसमें जो है इसने गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ एलोकेट कर दिया। ठीक है, 1000 करोड़ एलोकेट किया, वो स्कीम जो है पूरा एक साल चला। ठीक है, उसका कुछ बेनिफिट हुआ होगा और उससे कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, तो गवर्नमेंट उसको इवैल्यूएट करेगी। ठीक है, उसने जो 1000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया उसका इवैल्यूएशन होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट ईयर जो आपका आएगा 2020 टू 2021, सोचिए फाइनेंशियल ईयर, तो ये वाला स्कीम तो एग्जिस्टिंग है अभी तक, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी कि इसमें फिर से 1000 करोड़ रुपीज़ नहीं देगी। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखें। जैसे बहुत सारा स्कीम्स, जैसे मनरेगा स्कीम चल रहा है, ठीक है, तो मनरेगा स्कीम में क्या है कि हर साल गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ पैसा एलोकेट करते रहती है। ठीक है, भले हो सकता है कभी किसी साल घट गया हो, लेकिन पैसा एलोकेशन होता है। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि उतना पैसा जो पहले से जा रहा है उसी को लोग जो है अंदाज मान के नेक्स्ट ईयर में एलोकेशन करते हैं। अब उस स्कीम का इवैल्यूएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कितना इफ़ेक्टिव है, उससे लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, इसका इवैल्यूएशन नहीं होता है। ठीक है, तो यही प्रैक्टिस है ज़ीरो बेस बजटिंग। ज़ीरो बेस मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी एक स्कीम चलाएं, ठीक है, उस स्कीम का पूरा एफिकेसी, उस स्कीम का उससे लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, पहले उसका असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, और एकदम उसको हम लोग ज़ीरो लेके चलेंगे। नेक्स्ट ईयर अगर हमको इसमें पैसा एलोकेट भी करना है तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे फर्स्ट ईयर में 1000 करोड़ हमने एलोकेट किया था, इस साल हो सकता है हम उससे कम करें, क्योंकि हम ज़ीरो बेस लेके चल रहे हैं। अगर वो कम इफेक्टिव हुआ है तो हम उसमें कम पैसा एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रैक्टिस को हम लोग करते हैं ज़ीरो बेस बजटिंग। इसके बारे में हमने जो है हमारे लेक्चर में अच्छे से डील किया है, तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके लाइन में दिखा हुआ लिया हुआ रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच मनी हैज़ बीन प्रीवियसली बीन बजटेड टू एनी गिवन लाइन आइटम। ये ठीक है ना, 1000 करोड़ रुपीज़ दिया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगले साल भी 1200 करोड़ जो है वो अलॉट कर दें, हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। अभी हम लोग इसको नेक्स्ट हमारा जो अभी आने वाला है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बाद वाला जो लेक्चर है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर ही होगा, तो उसमें हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। लेकिन अगर आपको आता है अभी तो इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। India's trade with its major trading partners has been going through a process of restructuring in recent years. ठीक है, consider the following statements in this regard. First है India has surplus bilateral trade balance with countries like China, Switzerland, Saudi Arabia. ठीक है, पहला स्टेटमेंट है आपका ये। दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ अ नेगेटिव ट्रेड बैलेंस विद कंट्रीज लाइक यूएसए, यूएई, बांग्लादेश। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, तो 1 ओनली है, 2 ओनली है, बोथ 1 and 2 है और नन ऑफ दी अबव है। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो सही ऑप्शन है आपका सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट ही इसमें गलत है। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको पता है इंडिया का ट्रेड जो है हम लोग पढ़ेंगे वो अच्छे से जब हम लोग चैप्टर देखेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि किस कंट्री के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, ठीक है, या उसका ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड सरप्लस मीन जो इंडिया जो उस कंट्री को, जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया एक कंट्री है और एक कंट्री कोई भी एक कंट्री मान लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो इंडिया अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है ए को और ए से इंपोर्ट कम कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट जो है उसका ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो हम लोग बोलेंगे कि इंडिया का जो है वो ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, अगर यही जस्ट उल्टा हो जाए कि इंडिया का जो है वो एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है वहाँ से, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किसके साथ जो है ट्रेड सरप्लस है और किसके साथ ट्रेड डेफिसिट है। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका दोनों ही स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं क्यों। देखिए, अमंग इंडियाज ट्रेडिंग पार्टनर्स द टॉप 5 कंट्रीज विथ विच इंडिया हैज़ अ नेगेटिव बायलैटरल ट्रेड बैलेंस आर चाइना, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरेबिया, इराक एंड साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये तो आप बिल्कुल जानते हैं कि चाइना से हम लोग बहुत सारा चीज़ इंपोर्ट करते हैं, राइट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, टेक्सटाइल्स, स्टील, ठीक है, बहुत सारा चीज़ इंपोर्ट करते हैं। और डेफिनेटली चाइना तो हमसे कम ही ख़रीदता होगा अपने जितना एक्सपोर्ट करता है वो। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। सऊदी अरेबिया से कैसे है बताइए, सऊदी अरेबिया से हम लोग बहुत ज़्यादा पेट्रोल ख़रीदते हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं। ठीक है, सेम विथ इराक। और साउथ कोरिया के साथ हम लोग क्या ख़रीदते हैं बताइए, हमारा वहाँ पर से स्टील भी आता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लोग ख़रीदते हैं, और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें, जिसके वजह से हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट हो गया है। ठीक है, तो आप ये टॉप 5 कंट्रीज़, आपको एटलीस्ट टॉप 5 कंट्रीज़ पता होना चाहिए कि जिसके साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। अब आप बोलिए कि इसको याद कैसे करें, इसको तो आप याद कर सकते हैं सिस से, CISSS। ठीक है, C से आपका चाइना हो गया, I से आपका इराक हो गया, S से सऊदी हो गया, S से स्विट्ज़रलैंड हो गया और S से साउथ कोरिया हो गया। एक याद करने का तरीका है, आप ऐसा मिनीमोनिक्स कुछ भी बना सकते हैं। वैसे ही देखिए क्या है, विद वाइल द टॉप 5 कंट्रीज़ विथ विच इट हैज़ अ सरप्लस ट्रेड बैलेंस। सरप्लस मतलब एक इंडिया एक्सपोर्ट उसको ज़्यादा करता है, वो है USA, UAE, बांग्लादेश, नेपाल एंड UK। ठीक है, इसको भी है आप इस तरह से याद कर सकते हैं, BUU आपका जो है N, BUUN। ठीक है, इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आता है कि टॉप कौन है, तो आप जो है इसमें से बता सकते हैं। टॉप आपसे जनरली नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि टॉप 5 कंट्रीज़ जिनके साथ जो है या तो ट्रेड सरप्लस है या तो ट्रेड बैलेंस मतलब आपका डेफिसिट है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। ये तो सबको पता है कि चाइना के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। इट्स शेयर इन इंडियाज़ टोटल ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज फ्रॉम 20.3% to 47.1% in 2016-17 to 43.2% in 2017 to 18। ठीक है, इसके अलावा भी इसके बाद का रिसेंट भी आप जो है डेटा देख सकते हैं, पर ये ट्रेंड यही है। ठीक है, हमेशा जो है इंडिया के साथ जो है चाइना का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस किन कंट्रीज़ के साथ है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा कंट्री, जैसे आपको ये इतना तो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, तो हम लोग जो है हमारा जो इकॉनमी वाला लेक्चर चल रहा है APFO का, उसको आप फॉलो करिए। अभी हमारा नेक्स्ट बस जो है आपके थर्सडे को आएगा, वो आपका
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसको आप अच्छे से देखें। और पुराना भी जो है आपका, जो हमने अभी जस्ट किया जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे वो बजटिंग हो, नेशनल अकाउंटिंग हो, ठीक है, या फिर टैक्सेशन हो, उसको आप एक बार देख लें, 2x पे देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप पूरा इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे तो मैक्सिमम चांस है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो हो सकता है वहाँ पर फिर आप तुक्का मारें और वो गलत हो जाए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।